नमस्ते और स्वागत है। तो आज हमारे सामने भारत की नदियों से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जी। और हम इनकी गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। ये किसी भूगोल के विद्यार्थी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, इसलिए हमारा ध्यान नदियों की लंबाई, उनके उद्गम स्थल और हाँ, उन पर बने प्रमुख बांधों जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर रहेगा। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अगर भारत को समझना है तो उसकी नदी प्रणालियों को समझना ही होगा। हम्म। स्रोत बताते हैं कि हम नदियों को मोटे तौर पर 4 समूहों में बांट सकते हैं, जैसे हिमालयी, दक्कनी, तटीय और अंतर्देशीय। और आज हम मुख्य रूप से हिमालयी और दक्षिणी नदियों पर ही ध्यान देंगे। सही कहा। हाँ, क्योंकि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां इन्हीं 2 प्रणालियों से आती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमालय की विशाल नदियों से। ये नदियां ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से बनती हैं। जी, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। सूची में सबसे पहले है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई है करीब 3180 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत में है। हाँ, और इसका उद्गम तिब्बत में है, कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास मानसरोवर झील के निकट। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि सिंधु नदी ने ही हमारे देश को इंडिया नाम दिया। सही बात है। और ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का घर भी थी। भारत में ये मुख्य रूप से लद्दाख से होकर बहती है और लेह शहर इसके तट पर ही बसा हुआ है। जी, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में ज़ंस्कार, श्योक, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज शामिल हैं। काफी बड़ी प्रणाली है ये। अच्छा, अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। गंगा का निर्माण असल में देवप्रयाग में होता है। अच्छा। हाँ, जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। ये उत्तराखंड के 5 पवित्र संगमों में से एक है। सुंदरबन डेल्टा। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और भारत में इसका हिस्सा है 916 किलोमीटर। ये भी तिब्बत के कैलाश रेंज में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक ऐसी नदी है जिसके कई नाम हैं। हाँ, बहुत सारे नाम हैं। तिब्बत में इसे यारलुंग तांगपो कहते हैं। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तब इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है और असम में पहुंचकर ये ब्रह्मपुत्र बनती है। इसकी एक अनोखी विशेषता माजुली है। जी, जो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। ये असम में ही स्थित है। ठीक है, तो अब हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखते हैं। इनमें से ज्यादातर पश्चिमी घाट से निकलती हैं। चलिए गोदावरी से शुरू करते हैं। हाँ, गोदावरी 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना? जी बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि दक्कन के पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। और इसी वजह से गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी जैसी ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। हाँ, और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद आती है कृष्णा नदी। ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। जी। इस नदी पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बांध हैं जो किसी भी भूगोल के छात्र के लिए जानना जरूरी है। हाँ, कृष्णा नदी पर बने प्रमुख बांधों में एक तो कर्नाटक में अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध। ये बांध सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी, बहुत ज्यादा। सूची में आगे है महानदी, जो लगभग 900 किलोमीटर लंबी है और ये छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। और महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध है। हाँ, हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा में है। ये एक बहुत ही प्रमुख डेटा पॉइंट है। बिल्कुल, याद रखने लायक। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। जी। इसकी लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है और ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी पर भी 2 प्रमुख बांध हैं। एक तो कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध और दूसरा तमिलनाडु में मिट्टूर बांध। हाँ, मिट्टूर बांध। हाँ। इस नदी का कर्नाटक और तमिलनाडु में खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। अच्छा, अब उन प्रमुख नदियों की बात करते हैं जो बाकी नदियों से अलग, मतलब पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और तापी। हाँ, नर्मदा, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा और तापी दोनों ही मध्य भारत की विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती हैं और अनप सागर में गिरती हैं। नर्मदा पर गुजरात में बना सरदार सरोवर बांध
तो एक बहुत बड़ी परियोजना है। जी बिल्कुल। और नर्मदा का धार्मिक महत्व भी बहुत है। इसकी परिक्रमा को एक पवित्र यात्रा माना जाता है। और तापी नदी वो लगभग 724 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज से निकलती है। हाँ, और इस पर गुजरात में उकाई बांध बना है। उकाई बांध। अंत में कुछ ऐसी नदियों को देखना भी जरूरी है जो हैं तो सहायक नदियां, लेकिन अपने आप में बहुत विशाल और महत्वपूर्ण है। जैसे यमुना और चंबल। हाँ, यमुना जो गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 1376 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और चंबल नदी जो यमुना की सहायक है, ये मध्य प्रदेश की विंध्य रेंज से निकलती है। इसकी लंबाई 1024 किलोमीटर है। चंबल नदी अपनी घाटियों मतलब बीहड़ों के लिए जानी जाती है। अच्छा। इस पर भी जल विद्युत और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण बांधों की एक पूरी श्रृंखला है। जैसे मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद भारत की नदियों की एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। हिमालय की विशाल ग्लेशियर से पोषित नदियां और प्रायद्वीपीय भारत के मानसून पर निर्भर जीवनदायिनी नदियां। सही कहा। हमने उनकी लंबाई, उद्गम स्थल और सबसे महत्वपूर्ण बांधों को समझा। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है। क्या? स्रोतों में इंडियन रिवर्स इंटरलिंक परियोजना का जिक्र है। हमने इन नदियों के प्राचीन मार्गों और प्रणालियों पर चर्चा की है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि नदियों को आपस में जोड़ने की एक विशाल परियोजना इन सदियों पुराने भौगोलिक नक्शों को कैसे बदल सकती है। और इससे कौन से नए भौगोलिक और पारिस्थितिक प्रश्न उठ खड़े होंगे? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हमें सोचना चाहिए।